अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारा नया टॉपिक है इस लेक्चर में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी। लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तीनों चारों टॉपिक्स आपस में लिंक्ड हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें ये पता चला था कि जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद दो फिनोमेना हमने पढ़े, एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोनों को हमने स्टडी किया तो इसमें हमको पता चला कि रेडिएशन का कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से ये टॉपिक्स या ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। मतलब इन कॉन्सेप्ट क्यों ऐसा हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्यों होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो उसको ओवरकम करने के लिए एक नई थ्योरी आती है एक 1900 ईयर में। ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मैक्स प्लैंक, या कुछ लोग प्लांक भी पढ़ते हैं, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन करनी हो। मैक्स प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने ही एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम थ्योरी। ठीक है। इसका नाम होता है क्वांटम थ्योरी। तो उन्होंने फिर जब ये थ्योरी पुट फॉरवर्ड की तो हमको इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चला। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम पहले ही बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नेचर के बारे में पता चला। ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नेचर के बारे में पता चला कि वो कैसा होता है। ठीक है। तो इन्होंने जो बातें कही थी उसको हम एक स्टडी कर लेते हैं। ठीक। इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कही थी वो ये कही थी कि जो एनर्जी होती है, जो रेडिएंट एनर्जी यानी जो रेडिएशन निकल रहा है, वो एमिट और ऑब्जॉर्व कॉन्टिन्यूसली नहीं होता बल्कि डिसकॉन्टिन्यूसली होता है। ठीक है। जो रेडिएशन होता है वो इमिट और ऑब्जॉर्व यानी एब्जॉर्व जो होता है ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है। कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि डिसकॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है। ये कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है। और किस फॉर्म में होता है, डिस्क्रीट, छोटे छोटे डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में। ठीक है। किसके फॉर्म में, स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स के फॉर्म में, मतलब अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में। कैसे पैकेट्स, एनर्जी के पैकेट्स। ठीक है। स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है। ठीक है। इसी पैकेट को, इसी डिस्क्रीट पैकेट को नाम दिया जाता है क्वांटा। ठीक है। इसी पैकेट का नाम दिया जाता है क्वांटा, या प्लूरल में कहें तो क्वांटम। ठीक है। तो इसी को हम लोग नाम देते हैं, इसी डिस्क्रीट पैकेट्स को। मतलब जैसे हमने पढ़ा था थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाली थ्योरी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में, कि रेडिएशन कॉन्टिन्यूसली आती है। लेकिन इनका ये कहना था कि कॉन्टिन्यूसली नहीं आती बल्कि छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स के फॉर्म में आती है। उस पैकेट्स को नाम दिया उन्होंने क्या, क्वांटा। और अगर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे होंगे, ठीक है, अगर, क्योंकि लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट है। ठीक है। तो अगर हम लाइट की बात कर रहे होंगे तो इसी क्वांटा को हम लोग फोटॉन्स बोलते हैं। ठीक है। विजिबल लाइट की बात कर रहे होंगे तब, अगर हम विजिबल लाइट की बात कर रहे होंगे तो इसी क्वांटा को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटॉन्स बोलेंगे। ठीक। तो पहली बात उन्होंने यही कही कि एमिट और जो एब्जॉर्ब होती है रेडिएशन, या जो एमिट होती है रेडिएशन, वो कॉन्टिन्यूस नहीं होती बल्कि स्मॉल एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है। उन पैकेट्स को नाम दिया जाता है क्वांटा। और अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रा या विजिबल लाइट की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे फोटॉन्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात थोड़ी मैथमेटिकल है। उन्होंने कहा कि हर एनर्जी, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटा, ठीक है, ऑफ ईच क्वांटा, मतलब जो क्वांटा होता है, जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। मतलब जो रेडिएशन उसमें से इमिट हो रहा है या ऑब्जर्व हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो एनर्जी ऑफ क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और सबको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर आया एच, इस एच का नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है। इस एच को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। ये उसकी वैल्यू होती है। तो उनका कहना था कि डिसकंटिन्यूअस होता है क्वांटा के फॉर्म में, और हर क्वांटा की एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी से। ठीक है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी वो ये कही थी कि जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, ठीक है,
टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इमिट हो रही हो या एब्जॉर्ब हो रही हो वो होल नंबर के उसमें होगी, ठीक है ना, वो किस में होगी, होल नंबर में होगी। मतलब जैसे मान लीजिए कि हम ई लिख रहे हैं तो ये एन एच न्यू के बराबर होगा, जहाँ पे एन जो है होल नंबर होगा, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है ना, होल नंबर के फॉर्म में एनर्जी जो होती है निकलती है, ठीक है। तो ये थी प्लैंक की क्वांटम थ्योरी। अगेन एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं कि रेडिएशन जो होगा वो हमेशा डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में आएगा, ठीक है, और डिस्कंटिन्यूअस फॉर्म में किस फॉर्म में, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, उन पैकेट्स को नाम दिया गया क्वांटा। और अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो उसको हम बोलेंगे फोटॉन्स, ठीक। इन क्वांटा की एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन से, और ये सारे के सारे जो होते हैं क्वांटाइज्ड होते हैं, मतलब होल नंबर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। उनको हम कैलकुलेट करेंगे जैसे 1 h न्यू, 2 h न्यू, 3 h न्यू, ठीक है, इस तरह से उनकी एनर्जी होती है, ठीक। तो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी। अब इसके बेसिस पे अगर हम एक्सप्लेन करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, तो हमको इससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक्सप्लेन हो जाती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी एक्सप्लेन हो जाता है और साथ ही साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी। दोनों चीज़ें जो होती हैं ईजिली हम इस बेसिस पर, इस थ्योरी के बेसिस पर एक्सप्लेन हो जाती है। जैसे अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें तो जब किसी सॉलिड सबस्टेंस को हीट किया जाता है ना, तो ठीक है, तो उस सबस्टेंस, वही जैसे मान लीजिए सपोज करिए ब्लैक बॉडी जिसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक। तो इसके एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑसिलेट करना शुरू करते हैं और कुछ न कुछ न्यू की एनर्जी, न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इमिट करते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे हम हीट बढ़ाते जाएंगे, मतलब हम इसको पार्टिकल्स, सॉरी क्वांटास को हम इसमें एब्जॉर्ब कराते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से क्वांटास अलग अलग फॉर्म में इमिट होगा, ठीक है। जैसे जैसे हीट अब होती जाएगी, मतलब अलग अलग क्वांटा इसमें एब्जॉर्ब होते जाएंगे, वैसे ही वैसे इसमें क्या होगा, क्वांटा क्या होगा, इमिट भी होगा। तो इसीलिए ये क्या होती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है, ठीक। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पहले रेड रहता है, फिर उसको और हीट किया तो येलो टाइप हो जाता है, फिर और हीट किया तो क्या होता है, ब्लूइश टाइप हो जाता है, ठीक है। तो आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर आप किसी मेटल को, स्पेशली आयरन बार वगैरह को अगर आप हीट कर रहे हो तो पहले हल्का सा उसका कलर चेंज शुरू होता है, फिर वो रेड होता है, फिर अगेन ऑरेंज होता है, फिर और हीट करिए तो येलोइश टाइप हो जाता है, फिर और हीट करिए तो वाइट टाइप हो जाता है। तो इस तरह से चेंज होता रहता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि रेड पे अलग अलग रेडिएशन के क्वांटास एब्जॉर्ब होते हैं अलग एनर्जी के, ऑरेंज पे फिर और बढ़ता जाता है, इसी तरह से ये चेंज होता जाता है। तो इस बेसिस पर, मतलब क्वांटम थ्योरी के बेसिस पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते थे। अब बात करें अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट से किया जा सकता है, और इसका एक्सप्लेनेशन किया था आइंस्टाइन ने 1905 में, ठीक है, आइंस्टाइन ने 1905 में, ठीक, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। तो उसको हम समझते हैं। तो जैसे सपोज करिए हमने पढ़ा था ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ रेडिएशन की एनर्जी पड़ती है मेटल सरफेस पे, तो फिर क्या होता है, कुछ देर वो कुछ फ्रीक्वेंसी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी अगर हो तो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एनर्जी है ये इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ रही है, ठीक है, इसकी जो एनर्जी है वो एच न्यू मान लेते हैं, या हम ई भी मान सकते हैं, ठीक है। ई एनर्जी की रेडिएशन इस पर पड़ रही है और काइनेटिक एनर्जी के ई के फॉर्म में ये बाहर आ रहा है, ठीक। तो अगर हम टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करें या एनर्जी ऑफ क्वांटा कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगी, तो एनर्जी ऑफ क्वांटा कैलकुलेट करते हैं तो हमको मिलता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी होती है, ठीक है। जहाँ पर वर्क फंक्शन होता है मिनिमम एनर्जी अबव विच इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जिसमें कम से कम एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसको बोलते हैं हम लोग वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी अबव विच इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, above which electron is ejected is called work function, ठीक है, is called work function। कुछ बुक्स में इसको फाई नॉट से भी दिखाता है, ऐसे भी दिखाता है, और हमने इस यूज़ किया डब्ल्यू नॉट, तो दोनों में से कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो वर्क फंक्शन ये, और काइनेटिक एनर्जी वही जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। मतलब बेसिकली थोड़ा सा और समझा जाए
तो कुछ एनर्जी उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ेगी, पहले एनर्जी एब्जॉर्व करेगा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्व करेगा तभी तो निकलेगा, उसी एब्जॉर्व एनर्जी को वर्क फंक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो सफिशिएंट एनर्जी जब उसको मिल जाती है तब इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें से। तो अगर हम इस पर क्वांटम थ्योरी अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी अगर हम बात करें तो हमको क्या मिलेगा, क्वांटम थ्योरी में क्या करा, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू होता है, और डब्ल्यू नॉट को हम क्या मान सकते हैं, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट, तो मिनिमम एनर्जी के लिए हम मान लेते हैं एच न्यू नॉट। ठीक है, जहाँ पर डब्ल्यू नॉट जो है किसके बराबर होगा, एच न्यू नॉट के। ठीक, प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। अब इसको हम एक तरफ करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और यहाँ जो न्यू नॉट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इसको हमको याद रखना होगा। ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और सबको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बराबर होती है किसके, हाफ मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर के। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर वैल्यू रखें तो हमको क्या मिलेगा, 1/2 mv² इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये जो इक्वेशन बना इसको बोला जाता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसके बेसिस पे हमको पता चल गया कि क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये था उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हमको दोनों कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो गए, दोनों बात पता चल गई कि ब्लैक बॉडी का भी एक्सप्लेनेशन मिल गया क्वांटम थ्योरी से, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी मिल गया। तो नोटिस किया गया ये बात कि कुछ फिनोमेनाज रेडिएशन से रिलेटेड ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो रहे हैं, और कुछ फिनोमेनाज ऐसे हैं जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन हो रहे हैं। तो एक ये कंक्लूजन निकाला गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनके पास डुअल नेचर होता है। क्या होता है, डुअल नेचर होता है, मतलब ये वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। ठीक है ना, डुअल नेचर होता है। वेव नेचर के बेसिस पे कुछ फिनोमेनाज एक्सप्लेन होते हैं जो कि फिजिक्स के टॉपिक्स होते हैं, स्टिल हम बताते हैं, जैसे डिफ्रैक्शन वगैरह, ठीक है, रिफ्लेक्शन, इस तरह के टॉपिक्स। और पार्टिकल के बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हो गया, इस तरह से। तो एक कंक्लूजन निकल जाता है इन दोनों थ्योरी के बेसिस पे कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो डुअल नेचर शो करेगा। ठीक है ना, शो करता है, क्योंकि कुछ फिनोमेनाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पे एक्सप्लेन होते हैं और कुछ फिनोमेनाज प्लैंक क्वांटम थ्योरी पर। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू, प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच।